स्टोरी की शुरुआत होती है। हम अपनी फीमेल लीड जिनियन की आवाज सुनते हैं जो कहती है कि हिल से भी ज्यादा बुरा एक ही जगह है, कोरिया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में बड़ी हुई हूँ जहाँ रहना काफी टफ था। मेरी फैमिली ही टफ नहीं थी, बल्कि मेरी सिंगल मॉम और मेरे दो जुड़वा भाई थे जिनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरे डैड तब गुजर गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। तब से हमारे ऊपर बहुत मुसीबतें आईं। एक गरीब परिवार में बड़ा होना मेरी जिंदगी को मुश्किल बना देता था। मैंने सोने से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में लगाया है। बहुत लोगों ने मेरी ओर उंगली उठाई कि मेरे पिता नहीं हैं। एक दिन वह एक रेस्तरां में बैठी थी और अपने फोन में जॉब के लिए चेक कर रही थी, क्योंकि उसे 49 रिजेक्शन मिल चुके थे। इस बार उसे जॉब मिल गई और वह बहुत खुश थी। मैं हमेशा सोचती रहती थी कि मेरे साथ जितना बुरा हो सकता है हो चुका है, फिर भी मेरे अंदर उम्मीद बची रहती है। आखिरकार मैंने कर दिखाया और मैं चिल्लाई कि अब मुझे इस हेल में नहीं जीना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में वह कुछ समय से वहीं काम कर रही थी और अपने बॉस से कहती है कि आप मुझसे सिर्फ यूं ही बोल रहे हैं क्या। बॉस माफी मांगता है और कहता है कि मैनेजमेंट ने कहा है हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और बढ़ा नहीं सकते। जिनियन चिल्लाकर कहती है कि जब मुझे हायर किया गया था तब आपने यह बात नहीं बताई थी। हमारे जैसे लोगों को टेम्पररी हायर किया जाता था ताकि 2 साल बाद परमानेंट किया जा सके। आपने खुद यह कहा था। पिछले 2 सालों में मैंने वीकेंड्स और ओवरटाइम काम किया, वह भी बिना ठीक से खाना खाए, और इसके बावजूद आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ा रहे, बल्कि कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से मैं ना आऊं। बॉस कहता है कि अगर तुम्हें फ्री डिनर चाहिए था तो बता सकती थी। जिनियन कहती है कि मेरा मतलब वह नहीं था, आप ये बात जानते थे। अगली सीन में वह लंच करते हुए सोचती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने परमानेंट जॉब के लिए कितना मेहनत किया है और अब कंपनी ने मना कर दिया। खैर, मैं गिव अप तो नहीं कर सकती। यहाँ कई सारी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी। तभी उसे एक कंपनी दिखती है जिसका नाम कुछ अजीब है। अब मुझे अपना रिज्यूमे फिर से अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन नई जॉब ढूंढने से पहले मुझे अपनी फैमिली से बात करनी होगी, क्योंकि मैंने अभी अभी अपने जुड़वा भाइयों की कॉलेज फीस के लिए एक अकाउंट खोला था। तभी उसके कुछ सहकर्मियों की आवाज आती है, अरे क्या तुम सीरियस हो? अगले हफ्ते से डायरेक्टर की बेटी हमारे साथ काम करेगी और 2 साल में शायद उसे मैनेजर बना दिया जाएगा। उन्होंने जिनियन की जगह किसी और को रखवा दिया। जिनियन पूछती है कि आप लोग किस बात की चर्चा कर रहे हो। वे कहते हैं कि हमें नहीं पता था तुम ऑफिस में हो, बस टाइम बुरा था और डायरेक्टर की बेटी की पढ़ाई तभी खत्म हुई जब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। बस ऐसा ही है। नेक्स्ट सीन में जिनियन जा रही होती है और एक रेस्तरां देखकर सोचती है कि मैं फिर से यहाँ आ गई। मैं हर बार यहाँ आती हूँ, लेकिन आज नहीं आना चाहती थी। तभी एक लड़का उसे आवाज लगाकर बुलाता है। जिनियन कहती है कि लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी थी। वह लड़का माफी मांगता है और बताता है कि वह इंतजार करना चाहता था पर रुक नहीं पाया। वह बताता है कि लंच में गिम्बाप खाने वाला था, लेकिन मिस्टर किम ने कहा कि वह उसके साथ रेस्तरां आए। आज मुझे फायर कर दिया गया है और मैं सोच रही थी कि मैं ड्रिंक्स के बाद बहुत ज्यादा बात कर दूंगी, लेकिन यह लड़का जिसका नाम जीहून है सिर्फ गिम्बाप के बारे में बात कर रहा है। और हाँ, वह पिछले 8 महीने से मेरा बॉयफ्रेंड था। जीहून कहता है कि उसने गिम्बाप ऑन ऑर्डर करवा लिया है, तुम भी खाओ ना। जिनियन कहती है कि नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। वह देखती है कि जीहून काफी घबराया हुआ है और उससे कहती है कि बोलो क्या है। तभी जीहून बताता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। माफ करना, मैं तुम्हें आज यह नहीं बताना चाहता था, पर मुझे लग रहा है कि देर होने से पहले बता दूं। यही हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। जिनियन पूछती है कि क्या मैंने कोई गलत किया है। जीहून कहता है कि सोचो, तुम 28 साल की हो, तुम्हारे ऊपर 5 मिलियन वॉन का स्टूडेंट लोन है और अब तुम अनएम्प्लॉयड हो चुकी हो। मैं 30 साल का हूं और मेरे ऊपर 15 मिलियन वॉन का कर्ज है। मैं एक छोटी सी कंपनी में 3 साल से काम कर रहा हूं। ऊपर से मुझे अपनी माँ को सपोर्ट करना है जिनको डिमेंशिया है, और एक छोटा भाई भी है जिसका मुझे ध्यान रखना है। जिनियन कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे ब्रेकअप इसलिए कर रहे हो क्योंकि हम दोनों गरीब हैं और तुम डरते हो कि हम हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे। तुम मुझसे दूर जाने का फैसला कर रहे हो जबकि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो सोचती है कि जब हमने डेट शुरू की थी तो वह हमेशा प्यार से बर्ताव करता था। मैं डेट नहीं करना चाहती थी, पर उसकी किस्मत ने मुझे जीत लिया। हम बहुत डेट्स पर गए थे और वह हमेशा मेरे साथ खुश रहता था। वह कहती है कि तुम इतने अच्छे थे कि मुझे लगा मैं फिर तुम्हारे जैसा किसी और से नहीं मिल पाऊंगी। अब मैं सोच रही हूं कि आखिर मैंने तुम्हें क्यों पसंद किया। मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम सीधे सीधे मुझे छोड़ रहे हो, और वो भी ऐसे दिन जब मुझे नौकरी से निकाला गया है। मैं चाहती हूं कि मैं उसे सर पर एक थप्पड़ मार देती। फिर अगली सीन में एक लड़का उसे देखकर ठीक ठीक कुछ कहता है और फिर अगली सुबह दिखती है। जिनियन वॉशरूम जाती है। पहला भाई कहता है कि देखो, ये फिर से शुरू हो गया। दूसरा भाई कहता है कि मुझे पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि पिछली रात वह अपने साथ हथौड़ा लेकर आई थी।
माँ कहती हैं कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसे इतनी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए जब यह संभाल नहीं पाती। जिनियन कहती है, आउच, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैंने पिछली रात कितना पिया था? पिछली रात दिखती है वह पीकर घर आई थी और उसका भाई उसे संभालते हुए आया था। माँ कहती है कि लगता है आज फिर किसी कंपनी की डिनर पार्टी थी। पहला भाई कहता है कि आज इसे क्या हुआ। दूसरा भाई कहता है कि फिर से उसके बॉस ने उस पर चिल्लाया होगा। चश्मे वाला भाई जोंगून कहता है कि चलो इसे इसके कमरे में ले चलते हैं। दूसरा भाई, जिसका नाम हाय है, कहता है कि यह बहुत भारी है, चलो इसे यहीं छोड़ देते हैं। ये सब याद करके जिनियन सोचती है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। मेरा बॉयफ्रेंड अब मेरा एक्स है, मुझे उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। वैसे भी मैंने सब कुछ खो दिया है, पर कोई बात नहीं, अब मुझे एक नई जॉब ढूंढनी चाहिए। वह फिर जॉब ढूंढ रही है और फोन फेंक कर कहती है कि क्या ये लोग एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं या नौकर। शायद मैं ज्यादा ही मांग कर रही हूँ, मुझे इतना पिक्की नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ अलग ढूंढना चाहिए। शायद मुझे फिर से शुरुआत करनी पड़े। फिर उसकी नजर फिर से उसी कंपनी पर पड़ती है जिसका नाम द हेल था। वह सोचती है, फिर से यह अजीब नाम। वैसे मुझे नाम से किसी कंपनी को जज नहीं करना चाहिए, हो सकता है यह अच्छी हो, सैलरी और पैकेज भी काफी अच्छे हैं और काम भी ज्यादा नहीं लगता। या फिर यह कोई स्कैम हो सकता है, शायद ओवर टाइम करवाते होंगे, इसलिए इसका नाम हेल रखा होगा। खैर छोड़ो, मैंने रिज्यूमे भेज दिया है, अब जाकर नाश्ता कर लेती हूँ। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है, दी हेल ने आपका रिज्यूमे खोलकर देखा है। अगले सीन में वह उसी कंपनी के बाहर खड़ी है और सोच रही है, क्या मैं सही जगह पर पहुंची हूं? पता नहीं क्यों मुझे यहां अजीब सी वाइब आ रही है। वैसे इन लोगों ने मुझे शनिवार को बुलाया है, क्या ये लोग वीकेंड पर भी काम करते हैं? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं ऑफिस कैसा होगा। लेकिन जब वह ऑफिस देखती है तो हैरान रह जाती है, वाह, यह तो बहुत ऑनसम है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए आई हैं? वेलकम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिनियन सोचती है, वाह ये तो कितना हॉट है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो, मेरा नाम जिनियन है, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वो आदमी कहता है, तुम रास्ते में खोई तो नहीं? अगली बार रास्ता याद रखना, तुम अगले हफ्ते से काम शुरू कर सकती हो। जिनियन हैरान होकर कहती है, क्या? मुझे तो लगा मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। वो व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें जॉब मिल गई है। वैसे तुम ग्रीन टी लोगी या ब्लैक टी? जिनियन कहती है, क्या आपके पास कोई सवाल नहीं है? आप तो मुझे जानते भी नहीं। वह कहता है, ये सब तो बस फॉर्मेलिटी होती है, हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं मिस जिनियन, तुम इस कंपनी के लिए परफेक्ट हो। मैंने तुम्हारा रिज्यूमे पढ़ा था, तभी तुम्हें हायर किया। जिनियन सोचती है, सच में? किसी ने तो मेरा रिज्यूमे पढ़ा तक नहीं था। वह पूछती है, वो ऑफर लेटर में लिखा था कि जॉब फुल टाइम होगी और सैलरी अच्छी मिलेगी, क्या वो सच है? वह कहता है, ऑफ कोर्स। जिनियन पूछती है, वैसे मुझे यहाँ क्या काम करना होगा? वो व्यक्ति जवाब देता है, हम लोगों को एक नई जिंदगी देते हैं, तुम इसे ऐसे समझ सकती हो, पुराने समय में रॉयल सेक्रेटरी होते थे जो राजा की बातों को लिखा करते थे। तुम्हारा काम भी वैसा ही होगा, जो कुछ भी इस कंपनी में होगा तुम्हें उसे रिकॉर्ड करना होगा। जिनियन कहती है, लेकिन आपने मुझे क्यों चुना? मैं राइटिंग में बहुत अच्छी नहीं हूं। वह व्यक्ति कहता है, हम किसी राइटिंग स्किल वाले इंसान की तलाश नहीं कर रहे हैं, हमें बस एक सच्चा और ईमानदार इंसान चाहिए। मैंने किसी आत्मा की इतनी प्योर आंखें कभी नहीं देखी। यह सुनकर जिनियन को अपने पुराने इंटरव्यू याद आ जाते हैं जहां उसे कहा गया था, तुम्हारे पिता नहीं हैं, तुमने अब्रॉड में पढ़ाई नहीं की और तुम्हारे पास अनुभव भी नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते। जिनियन सोचती है, किसी ने भी पहले कभी मुझसे ऐसे शब्द नहीं कहे थे। वह आदमी आगे कहता है, तुम्हारी आत्मा बहुत ईमानदार है और इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है मिस जिनियन। जिनियन मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, तो क्या मैं कल से काम शुरू कर सकती हूँ? वह कहता है, क्यों नहीं, तुम्हारे साथ काम करना अच्छा रहेगा। वैसे मेरा नाम जॉन मैंग है, तुम मुझे बस जॉन कह सकती हो। जिनियन हंसकर कहती है, जैसा कि तुमने कहा, हमें किसी किंग की बायोग्राफी तो नहीं लिखनी होगी ना? जॉन मुस्कुराकर कहता है, वेल, हम उसे सीईओ बुला सकते हैं। अगले सीन में वह घर आती है। उसका भाई जोंगुन कहता है, आज ये इतनी जल्दी घर क्यों आ गई? दूसरा भाई हायन कहता है, किसे पता, शायद इसे फिर से नौकरी से निकाल दिया गया होगा। जिनियन गुस्से में कहती है, मैंने खुद जॉब छोड़ी है। जोंगुन हायन की तरफ देखकर कहता है, देख, तेरी काली जबान फिर चल गई। सभी साथ बैठते हैं और जिनियन बताती है, चिंता मत करो, मुझे नई जॉब मिल गई है। यह किसी तरह की स्टाफ एजेंसी है और पेमेंट भी काफी अच्छी है। माँ कहती हैं, कंपनी ठीक तो है ना? पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार इंसान थे
और शायद यही वजह है कि तुम भी जिद्दी और मेहनती हो गई हो। मुझे बस यह चिंता रहती है कि तुम बहुत भोली हो। जिनियन मुस्कुराकर कहती है, मॉम, अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं। जोंगुन कहता है, फिर भी सावधान रहना, लोग स्कैम कर सकते हैं। याद है बचपन में तुम्हारे साथ कौन आर्टिस्ट ने ठगी की थी? जिनियन झुंझलाकर कहती है, मैंने कहा ना, वो बात मत छेड़ो, चिंता मत करो, कंपनी ठीक लग रही है, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगले सीन में वह ऑफिस आती है और कॉन्ट्रैक्ट देखकर हैरान रह जाती है। गारंटर के नाम पर मां का नाम क्यों लिखा है? वह कहती है, जैसा आपने कहा था, ट्रायल पीरियड में मैं काम नहीं छोड़ सकती, लेकिन आपको गारंटर की क्या जरूरत है? और यहां मेरी मां का नाम क्यों है? जॉन मैंग शांत होकर कहता है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चलोगी तो सब ठीक रहेगा, इसे इंश्योरेंस फॉर्म की तरह समझो। जिनियन सोचती है, इसकी बातें मुझे समझ ही नहीं आ रही। वह पूछती है, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो क्या होगा? कहीं ये कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं? वह कहता है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाई तो तुम और तुम्हारी माँ हमारे भरोसे को तोड़ दोगी और यह हमारे लिए बहुत अपमानजनक होगा। जिनियन कहती है, क्या इसमें कोई कंपेंसेशन है? वह कहता है, हर चीज पैसों में नहीं तोली जा सकती। ये डील तुम्हारे लिए बहुत बड़ी साबित हो सकती है या फिर जिंदगी भर पछताना भी पड़ सकता है। वह आगे कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी वर्क प्लेस दिखा देता हूं। जिनियन सोचती है, इसने कहा बाहर चलो, पर यह तो किसी रूम की ओर जा रहा है। क्या यह सीईओ का ऑफिस है? क्या मैं सीईओ के साथ काम करूंगी? जॉन मुस्कुराकर कहता है, नहीं, अब से तुम हेल में काम करने वाली हो। जिनियन चौंक कर सोचती है, क्या इसने अभी हेल कहा? व्हाट द हेल? जॉन कहता है, ओह माफ करना, शायद मैं ये बात बताना भूल गया था, बहुत कुछ समझाना है। चलो चलते चलते बात करते हैं। जिनियन कहती है, तुमने कहा कि वो हेल है, लेकिन मैं जिंदा रहते हुए वहां कैसे जा सकती हूं? जॉन जवाब देता है, जिस पल तुमने यहां काम करने का फैसला किया उसी पल तुम्हें वहां जाने की अनुमति मिल गई। वैसे बताओ, तुम हेल के बारे में कितना जानती हो जिनियन? लगता है ज्यादा नहीं, तो क्यों ना मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं। और फिर वह कहता है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि आखिर हेल की शुरुआत कैसे हुई थी। बहुत समय पहले इसकी शुरुआत हुई थी। दुनिया के सबसे पहले इंसान ने जन्म लिया। एक इंसान के तौर पर जन्म लेना यानी कि तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए भगवान ने पहले इंसान को दुनिया की मृत आत्माओं को न्याय देने का काम सौंपा। भगवान ने उसे एक नाम भी दिया, जिसे दुनिया योमरा के नाम से जानती है। वक्त गुजरा और योमरा अंडरवर्ल्ड में पहुंच गया। उसने मृत आत्माओं को बहुत ही क्रूर तरीके से जज किया। वे आत्माएं इतनी जोर जोर से रोती थीं कि उनकी चीखों की आवाजें हर तरफ गूंजती थीं। यही कारण है कि नरक ऐसा भयावह और दर्दनाक महसूस होता है। दुनिया में लोग जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां लोग मरने की कामना करते हैं। जिनियन कहती है, अच्छा, तो योमरा एक आदमी है जो पूरे समय हेल में रहता है? वह एक इंसान है और फिर भी पूरी जिंदगी नरक में? फिर वह सोचती है, इसका मतलब किंग योमरा तो बहुत अकेला होगा। जॉन मैंग उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तुमने मुझे निराश नहीं किया जिनियन, लेकिन वह अकेला नहीं है। उसके पास 3 ग्रिम रीपर हैं जो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। पहला है जैंग, जो उस जगह का प्रबंध करता है जहां मृत आत्माओं को दंड दिया जाता है। उसकी कठोर पर्सनैलिटी और डरावनी उपस्थिति की वजह से डेड सोल्स उससे बहुत डरती हैं। दूसरा है इनवैंग, जो मानव दुनिया से मृत आत्माओं को हेल में लाता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार स्थान पर पहुंचाता है। इसके अलावा उसे मानव दुनिया में काफी दिलचस्पी है। हाल ही में उसने किसी बेकार टीवी शो के बारे में बताया था जो उसने देखा था। जिनियन पूछती है, तो तीसरा ग्रिम रीपर कौन है? जॉन मैंग मुस्कुराकर कहता है, वह मैं हूं। मैं किंग योमरा के सबसे करीबी हूं। मैं एक ऐसा संदेशवाहक हूं जो स्वर्ग, राक्षसी लोक और नरक तीनों जगह यात्रा कर सकता है। वह आगे कहता है, बाकी तीनों ग्रिम रीपर बहुत लंबे समय से जीवित हैं, लेकिन चाहे कोई इंसान हो या अमर, सबकी यादें धुंधली पड़ जाती हैं। इसलिए हमें ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जो हमेशा के लिए बने रहें। हम हेल में रहते हैं, इसलिए हमें ऊपर की दुनिया के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। इसी वजह से हमें एक ऐसी जीवित आत्मा की जरूरत थी जो बाहरी दुनिया से हो, ईमानदार, सुंदर और सच्ची, जो अपने काम से कभी पीछे न हटे। जिनियन अपने सामने देखती है और सोचती है, मम्मी, मुझे घर जाना है। जॉन मैंग एक आत्मा की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये वही आत्मा है। किंग ने उसका एक हाथ लेकर उसे यह सजा पूरी करने के लिए कहा, और यह है इरियांग ट्री, एक ऐसा पेड़ जहां मृत आत्माओं के कपड़े टांगे जाते हैं। ये कपड़े उनके गुनाहों के अनुसार भारी हो जाते हैं। वह आगे कहता है, अगर तुम इधर चलोगी तो तुम्हें चैम्बर मिल जाएगा, या चाहो तो मैं तुम्हें डेथ रिवर दिखा सकता हूं।
जिनियन कहती है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम मुझे सीधा चैम्बर तक ले चलो। आगे बढ़ते हुए वह अपने सामने एक विशाल कासल देखती है और हैरान होकर कहती है, वाह, ये तो किसी के ड्रामा के फिल्म सेट जैसा लग रहा है। जॉन मैंग मुस्कुराकर कहता है, मुझे नहीं पता तुमने क्या कहा, लेकिन लगता है यह एक तारीफ थी। फिर वह कहता है, लगता है अंदर कोई ट्रायल चल रहा है। देखो जिनियन, जो तुम्हारे सामने हैं वे हैं किंग गमरा, हमारे मास्टर और इस हेल के राजा। जिनियन मन में सोचती है, क्या इन लोगों ने सिर्फ खूबसूरत चेहरों को ही हायर किया है? फिर हमें योमरा को दिखाया जाता है, जो उन दोनों को देखकर कहता है, अच्छा चंगवैन, तो यह तुम हो। जिनियन उसे देखकर सोचती है, वाह, ये तो कितना हैंडसम है, लगता है इतना भी बुरा नहीं। तभी योमरा कहते हैं, वैसे चंगवैन, ये आलू तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? चंगवैन तुरंत जवाब देता है, यह आलू नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कि आज यह आने वाली है। इसका नाम जिनियन है, यह एक मॉडल है और आज से यहां आर्किविस्ट का काम करेगी। योमरा कहते हैं, हाँ, मैंने कुछ ऐसा सुना था, लेकिन एक आर्किविस्ट के लिए एक मानव को हायर करने की क्या जरूरत है? जॉन मैंग कहते हैं, यह एम्परर का आदेश है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। योमरा कहते हैं, तुमने यह भी कहा था कि तुम सबसे ईमानदार मानव लेकर आए हो। चंगवैन जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह बहुत सच्ची और ईमानदार इंसान है। योमरा कहते हैं, मुझे तुम्हारे निर्णय पर भरोसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह ज्यादा वक्त तक यहां टिक पाएगी। जिनियन सोचती है, आखिर ये सोच क्या रहा है? मेरा नाम जिनियन है और मेरे अंदर बहुत डेडिकेशन है। जॉन मैंग जल्दी से कहता है, माफ करना जिनियन, उनका ऐसा मतलब नहीं था। जिनियन मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूं। तो मैं कहां से शुरुआत करूं? जॉन मैंग कहता है, क्या तुम्हें वो डेस्क दिखाई दे रही है? तुम वहीं बैठकर रिपोर्ट तैयार करोगी। किंग योमरा के जजमेंट को सुनना और यह भी लिखना कि मृत आत्माएं क्या कहना चाहती हैं। इस कमरे में जो भी होगा उसे दर्ज करना और ट्रायल के बारे में तुम्हारा नजरिया भी बताना। याद रखना, निर्दोष लोग हेल में नहीं आते, जो गुनहगार होते हैं वही यहाँ न्याय के लिए आते हैं। यहाँ अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बुरे इंसान को सजा दी जाए। किंग योमरा उनकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं, तुम्हें बस ये समझना होगा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं। जिनियन पूछती है, तुमने कहा कि किंग योमरा उनकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं कि वे कैसे जिए। जॉन मैंग कहता है, हाँ बिल्कुल, और देखो, आज भी एक ट्रायल होने वाला है। ट्रायल शुरू होता है। जिनियन उस आदमी को देखकर सोचती है, यह कितना ज्यादा डरा हुआ लग रहा है। अगर मरने के बाद मेरा ट्रायल हो रहा होता तो मैं भी इसी तरह डरती, शायद सुनते ही बेहोश हो जाती। पता नहीं मेरे गुनाहों की सजा क्या होती। योमरा कहता है, मैं यहां तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहा हूं, मेरे पास पूरा दिन नहीं है। फिर वह अपने पास से मिरर ऑफ कर्मा निकालता है। जिनियन सोचती है, यह आईना तो खुद ब खुद हिल रहा है। फिर उस आदमी की पिछली जिंदगी दिखाई देती है। वह एक रास्ते पर चल रहा था, तभी उसने देखा कि कुछ लड़के किसी दूसरे लड़के को मार रहे हैं और उससे पैसे मांग रहे हैं। वह लड़का रोते हुए उस आदमी से मदद की गुहार लगाता है। उन गुंडों में से एक कहता है, अरे सर, आप जाइए, हम तो बस खेल रहे हैं, और वह आदमी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर दृश्य बदलता है। वह मेट्रो में था, जहां उसने देखा कि एक आदमी एक लड़की को गलत तरीके से छू रहा था। वह लड़की उसी की ओर देखकर मदद मांगती है, लेकिन वह आदमी मुंह फेर लेता है, मुझे इस सब से क्या लेना देना सोचकर। योमरा ये सब कुछ उसे मिरर में दिखाता है। वह आदमी कहता है, क्या मुझे इसके लिए हेल में लाया गया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। आजकल ऐसा वक्त है कि अगर किसी की मदद करने जाओगे तो खुद ही फंस जाओगे। मैंने अच्छे काम भी किए हैं, गरीबों की मदद की। जब मैं छोटा था तो फल की टोकरी दान की थी। योमरा शांत स्वर में कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। तुमने वो अपराध खुद नहीं किए थे, लेकिन तुम्हारी आंखों ने सच्चाई से मुंह मोड़ लिया था। तुम्हें अपने गुनाह स्वीकार करने का मौका मिला था, पर तुम असफल रहे। तुम्हें 400 किलोमीटर तक कांटों पर चलना होगा जब तक तुम्हारे पाप धुल नहीं जाते। वह आदमी चिल्लाता है, रुको, मुझे जाने दो। योमरा आदेश देता है, इसे जल्दी से ले जाओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और हाँ, हमारे पास एक नया हायर भी है। तो बताओ न्यू आर्किविस्ट, तुम इस ट्रायल के बारे में क्या सोचती हो? यह तुम्हारा पहला ट्रायल था। जिनियन कहती है, क्या मैं ईमानदारी से बोल सकती हूं? योमरा कहता है, हाँ, तुम्हें इसलिए लाया गया है, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। जिनियन गहरी सांस लेकर कहती है, तो सच कहूं तो यह एक नंबर का घटिया शो था। योमरा गुस्से में कहता है, अभी तुमने क्या कहा? जिनियन सोचती है, अरे यार, ये औरा कितना डरावना है। कोई शक नहीं, ये किंग योमरा ही है। फिर वह कहती है, मेरा मतलब है,
वह आदमी उस सजा का हकदार नहीं था। कभी कभी इंसान के अपने डर और कारण होते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ कदम उठाना आसान नहीं होता। योमरा कहता है, तो तुम यह कहना चाहती हो कि मेरी सजा बहुत कठोर है? अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया कि यह जगह क्या है। यह हेल है, वह जगह जहां लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता है। यहां पुराने गुनाह मिटाकर अगली जिंदगी का निर्णय किया जाता है। अंतिम फैसला मेरा होगा। किसी मानव को मुझे यह बताने की जरूरत नहीं कि सजा कठोर है या नहीं। जिनियन मन में सोचती है, तो फिर तूने मेरा ओपिनियन क्यों लिया, गधे? योमरा चंगवैन की ओर मुड़कर कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम बहुत प्योर सोल लेकर आए हो। लगता है सिर्फ इसकी आत्मा साफ है, दिमाग नहीं। जिनियन कहती है, क्या मैं कुछ और कह सकती हूं? फिर सोचती है, चाहे दुनिया हो या हेल, सारे बॉस एक जैसे घटिया होते हैं। हर कंपनी या जगह रैंक के मुताबिक चलती है, बॉस, मैनेजर या नया हायर। अगर सीधी बात कहूं तो हेल हर जगह मौजूद है। लगता है इसे दूसरों को सजा देकर मजा आता है। एक छोटे गुनाह के लिए बड़ी सजा। 3 दिन यहां काम करने के बाद मुझे समझ आ गया कि मेरा नया बॉस बहुत बेकार है, वह सोचती है। वैसे एक बात तो सही है, मैं एक मानव हूं। मैं हेल की सजा के नियम नहीं जानती। आखिर में बॉस वही करेगा जो उसे सही लगेगा, चाहे मैं कुछ भी कहूं। मैं हेल के किंग योमरा के लिए काम कर रही हूं। दुनिया में काम करना और यहां काम करना दोनों एक ही बात है। इसलिए अपने करियर को बचाने के लिए चुप रहना ही बेहतर है। फिर वह योमरा को देखकर सोचती है, भले ही यह बेवकूफ हो, लेकिन इतना हैंडसम क्यों है? तभी घोषणा होती है कि एक और गुनहगार लाया जा रहा है और उसके साथ ग्रिम रीपर जैंग और इनवैंग आते हैं। जिनियन सोचती है, मैं इनसे पहले ही मिल चुकी हूं, लेकिन अब तक यकीन नहीं होता कि ये मेरे कलीग्स हैं। वह याद करती है, कुछ दिन पहले जब इनवैंग से मिली थी, उसने कहा था, हेलो, मेरा नाम इनवैंग है। तुम वही मानव हो ना जो दुनिया से आई है? और जब वह जैंग से मिली थी, उसने कहा था, हेलो, मेरा नाम जैंग है, मैं मृत आत्माओं को दंड देता हूं। जिनियन सोचती है, यार, ये कितना ज्यादा डरा देने वाला है। वर्तमान में वह देखती है कि एक गुनहगार लाया गया है, एक छोटा बच्चा। योमरा कहता है, तुम एक बच्चे को क्यों लेकर आए हो? इसे जीवन मृत्यु की नदी के पास ले जाओ और उसे पत्थरों का टावर बनाने दो, क्योंकि यह अपने माता पिता से पहले मर गया और उसने उनका दिल तोड़ दिया। फिर बताया जाता है कि जो बच्चे अपने माता पिता से पहले मर जाते हैं, उन्हें ऐसी ही सजा दी जाती है। वह कुछ सालों तक वहां पर एक पत्थर का टावर बनाते हैं। ज्यादातर बच्चे मासूम होते हैं। जब वे अपनी सजा पूरी कर लेते हैं तो वे जीवन मृत्यु की नदी को पार करके पुनर्जन्म लेते हैं। जिनियन सोचती है, मैंने सुना था कि ज्यादातर बच्चों को यहां पर नहीं लाया जाता। तभी इनवैंग कहता है, आपकी महामहिम, इस बच्चे को इसके माता पिता ने ही मार दिया। यह पत्थर का टावर इसलिए बना रहा है क्योंकि उसने अपने माता पिता का दिल दुखाया था, लेकिन असल में इसके पिता ने नशे में इसे मार दिया और इसकी लाश को 3 दिनों तक बैग में फेंक कर छोड़ दिया। तभी हवा की तेज रफ्तार से कोई उन दोनों के पास से गुजरता है। वह जिनियन थी। वह दौड़कर बच्चे के कान बंद कर देती है और कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह बच्चा तुम्हारी बातें सुन रहा है। यमरा कहता है, आखिर बीच ट्रायल में तुम क्या कर रही हो? जिनियन जवाब देती है, मुझे पता है कि मुझे यहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम बच्चे के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तभी बच्चा कहता है, कोई बात नहीं मिस, मुझे पता है कि मेरे डैड मुझे पसंद नहीं करते। जिनियन जल्दी से कहती है, अरे अरे, तुम रो मत। क्या तुम कैंडी खाना चाहोगे? उसे देखकर जिनियन सोचती है, इसे देखकर मुझे अपने दोनों जुड़वा भाइयों की याद आ गई। वह मुस्कुराकर कहती है, यह तो बहुत प्यारा बच्चा है। इसने ऐसा क्या अपराध किया कि इसे ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है? बच्चा धीरे से कहता है, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं, मैं बुरा हूं। मैंने अपने डैड की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो गुस्सा करते थे। अगर मैं ना होता तो शायद वो खुश रहते। जिनियन पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल के हो? बच्चा कहता है, मेरा नाम यूजिन है और मैं 8 साल का हूं। जिनियन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो यूजिन। देखो, तुम अपने डैड से कितना प्यार करते हो और उनकी कितनी परवाह करते हो। तभी यमरा कहता है, आर्किविस्ट, क्या हम ट्रायल फिर से शुरू कर सकते हैं? चिनियन जल्दी से कहती है, अरे हाँ, माफ करना, क्यों नहीं। यमरा कहता है, भले ही इसके माता पिता ने इसे मारा हो, लेकिन नर्क के नियम तय हैं। सभी मृत आत्माओं को यहाँ के कानून का पालन करना होगा। इसलिए मैं यह सजा सुनाता हूं, यूजिन। तुम जीवन और मृत्यु की नदी के पास पत्थर का टावर बनाओगे, बाकी बच्चों के साथ जो अपने माता पिता से पहले मर गए। ये सुनकर जिनियन हैरान रह जाती है। वह चिल्लाकर कहती है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड,
आपने कहा कि एक ऐसे बच्चे को भी सजा मिलेगी जिसे उसके अपने माता पिता ने मार दिया। ये बहुत बड़ी सजा है। यह तो इसके लिए अन्याय होगा। यमरा सख्त स्वर में कहता है, तुम्हें याद दिला दूं, तुम मेरी आर्किविस्ट हो, वकील नहीं। यहां वही सजा दी जाती है जैसी वास्तविक दुनिया के न्याय के अनुसार होती है। तुम्हारे बीच में बोलने से कुछ नहीं बदलेगा, जिनियन कहती है। लेकिन पिछले ट्रायल में आपने कहा था कि किसी को गलत तरीके से ट्रीट करना ठीक नहीं होता। यमरा गुस्से में कहता है, तो तुम यह कहना चाहती हो कि मेरा तरीका अनुचित है? जिनियन तुरंत जवाब देती है, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। यमरा कहता है, तुम मूर्ख हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि नर्क कितने समय से अस्तित्व में है। मैंने अनगिनत ट्रायल्स किए हैं और अनगिनत आत्माएं यहां से गुजरी हैं। इसलिए नर्क के कानून को नजरअंदाज करना तुम्हारे लिए गलती होगी। मामला यहीं खत्म होता है। इस बच्चे को यहां से ले जाओ। जिनियन सोचती है, मुझे पता है कि यह नियम है, लेकिन यह बहुत कठोर है। तभी यूजिन मुस्कुराकर कहता है, मिस, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूं। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। अगला दृश्य, जिनियन अपने डेस्क पर काम कर रही थी लेकिन बहुत थकी हुई दिख रही थी। तभी जॉन मैंग आता है और कहता है, जिनियन, क्या तुम ठीक हो? वह कहती है, असल में मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। जॉन मैंग कहता है, तो क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ टहलने चलोगी? अगले दृश्य में वे एक खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं। जिनियन कहती है, मुझे लगा था कि नर्क की सारी जगहें डरावनी होंगी, लेकिन यह तो बहुत सुंदर है। वैसे मैं काम के वक्त घूम रही हूं, कहीं किंग मुझ पर नाराज ना हो जाए। जॉन मैंग मुस्कुराकर कहता है, अरे कोई बात नहीं, आज कोई ट्रायल नहीं है, यह भी तुम्हारे काम का हिस्सा है। मुझे पता है कि किंग यमरा इस पर नाराज नहीं होंगे। अब जरा आगे देखो। जिनियन आगे देखती है। सामने बच्चे खुशी खुशी पत्थर का टावर बना रहे हैं। वह कहती है, यह तो बिल्कुल भी डरावना नहीं है जैसा मैंने सोचा था। जॉन मैंग कहता है, जो बच्चे अपने माता पिता से पहले मर जाते हैं वे यहीं आते हैं। मुझे नहीं लगता कि यूजिन को बहुत दोस्त बनाने का मौका मिला होगा। जिनियन सोचती है, इसका मतलब किंग यमरा ने उसे जानबूझकर यहां भेजा। लेकिन ये बच्चे टावर पूरा करने के बाद भी उसके चारों ओर घूम क्यों रहे हैं? जॉन मैंग कहता है, किंग यमरा ने कहा था कि यह टावर उनके पिछले गुनाहों को माफ करता है, लेकिन जब यह पूरा हो जाता है तो बच्चे इसके चारों ओर घूमकर प्रार्थना करते हैं अपने माता पिता के लिए, जिन्हें वे पीछे छोड़ आए हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि उनके माता पिता के पाप भी क्षमा कर दिए जाएं। जब यूजिन को यहां लाया जा रहा था तब उसने इनवैंग से पूछा था, अंकल ग्रिम रीपर, वो कैसी जगह है? इनवैंग ने जवाब दिया था, जब तुम टावर बनाओगे तो अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर सकोगे। यूजिन मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं टावर बनाऊंगा तो मेरे डैड खुश होंगे, तो मैं जरूर बनाऊंगा। जिनियन कहती है, और मैंने वहां पर अनजान होने की वजह से किंग यमरा पर गुस्सा कर दिया था। जॉन मैंग कहता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किंग यमरा ने तुम्हें सब कुछ विस्तार से नहीं बताया। जिनियन पूछती है, वैसे इतना बड़ा टावर किसने बनाया? जॉन मैंग कहता है, यह तब बनाया गया था जब नर्क की रचना हुई थी। किंग यमरा ने इसे अपने हाथों से बनाया था, उन नश्वर प्राणियों के लिए जो धरती पर रह गए। वह उनकी खुशी के लिए प्रार्थना करते हुए हर आत्मा के नाम पर एक पत्थर रखते गए। और जहां तक यूजिन की बात है, जब वह टावर पूरा कर लेगा तो उसे पुनर्जन्म दे दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि वह कहां जन्म लेगा या कौन बनेगा, लेकिन जाने से पहले किंग यमरा ने मुझसे कहा था, यह संदेश बर्थ ग्रैंडमदर तक पहुंचा देना। जब यूजिन अपनी सजा पूरी कर ले तो उसे एक अच्छी जगह भेज देना। ध्यान रखना कि उसे एक प्यार करने वाले परिवार में भेजा जाए। जिनियन यह सुनकर कहती है, अब मुझे समझ आ गया। भले ही वह बहुत सख्त और रूखे लगते हों, लेकिन किसी से भी ज्यादा किंग यमरा नश्वर प्राणियों की परवाह करते हैं। शायद मैंने उन्हें जल्दी जज कर लिया था। अगले दृश्य में यमरा को देखा जाता है, जो कहता है, तुम तो बड़ी मेहनती आर्किविस्ट निकली, काम के वक्त कहाँ चली गई थी? जिनियन मन ही मन सोचती है, अब भी मुझे लगता है कि वह नश्वर लोगों से नफरत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और देखते हैं कि उस दिन के बाद से जिनियन यमरा से मुस्कुराकर बात करने लगी। यमरा कहता है, तुम अपने चेहरे से ये भद्दी सी मुस्कान हटा सकती हो? जिनियन सोचती है, इसके अंदर जरा भी तमीज नहीं है। वह जवाब देती है, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आपने ये मेरे लिए नहीं किया, लेकिन थैंक यू, आपने यूजिन की अगली जिंदगी को आशीर्वाद दिया। मैं आपसे माफी भी मांगना चाहती हूं कि आपको बिना जाने मैंने जज कर दिया। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आपको भी यूजिन की आफ्टर लाइफ की परवाह है। यमरा कहता है, अच्छा, तो तुम अपनी गलती मान रही हो तो फिर तुम सजा के लिए भी तैयार होगी। जो दुनिया में काम करता था वो यहां नहीं चलेगा।
हेल में अगर तुम कोई गलती करोगी तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। जिनियन ने सोचा था कि वह माफी मांगेगी और यमरा उसे खुशी से माफ कर देगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। यमरा कहता है, मैं इतना दयालु हूं कि तुम्हें खुद चुनने दूंगा कि तुम्हें कैसी सजा चाहिए। तुमने हेल के किंग के खिलाफ जाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम्हारी जल्दी माफी मांगने की वजह से मैं तुम्हें ज्यादा सख्त सजा नहीं दूंगा। जिनियन हैरान होकर कहती है, देखा जाए तो गलती आपकी थी, आपने मुझे सही बात बताई ही नहीं थी। यमरा जवाब देता है, यही तो जजमेंट है। अगर सब कुछ साफ साफ बता दूं तो फिर जजमेंट कैसा। जिनियन कहती है, हम साथ में काम करते हैं तो क्या आप अपने कलीग के साथ थोड़ा सभ्य व्यवहार नहीं कर सकते। यमरा गुस्से में कहता है, कलीग? मैं इस हेल का किंग हूं। मैं डेड सोल्स के गुनाहों को जज करता हूं और उन्हें आफ्टर लाइफ में भेजता हूं। यहां सिर्फ सम्राट ओकवांग हैं जो मुझसे ऊपर हैं। मेरी अथॉरिटी किसी से मेल नहीं खाती और बाकी ग्रीम रिपर्स मेरे प्रति पूरी तरह वफादार हैं। और तुम, एक मामूली आर्काइविस्ट, मुझे अहंकारी कह रही हो। जिनियन सोचती है, अगर अहंकार का कोई चेहरा होता तो वह यमरा जैसा ही होता। यमरा सख्त लहजे में कहता है, याद रखना, मैं तुम्हारा कलीग नहीं हूं। जिनियन जवाब देती है, माफ कीजिए, मुझे लगा था कि आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैंने अपना विचार बदल लिया है। मैं सोचती थी कि आप बुद्धिमान और दयालु किंग हैं, लेकिन अब नहीं। मैंने समझा था कि आप वार्म हार्टेड हैं और लोगों की परवाह करते हैं, लेकिन मैं गलत थी। यह सुनकर यमरा चौंक जाता है। जिनियन जाते हुए कहती है, मैं लंच करने जा रही हूं, अब इस सब के बारे में और नहीं सोचूंगी। यमरा धीरे से दोहराता है, वार्म हार्टेड, किसी ने बहुत समय बाद मेरे लिए ये कहा है। वह किसी लड़की की कल्पना करता है, शायद किसी पुरानी याद से जुड़ी हुई। उधर जिनियन भागते हुए कहती है, मैं जल्दी जल्दी भाग आई, लेकिन अब मैं कहाँ हूं। अगर मैं वहां थोड़ी देर और रुकती तो शायद कुछ और कह देती। उसे एहसास होता है कि वहां से भागना सही फैसला था, लेकिन अब वह पूरी तरह से खो चुकी है। यहां कोई रास्ता नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा। मैं किसी से पूछूं भी तो किससे। मेरा फोन भी काम नहीं कर रहा और इन हील्स की वजह से पैर में चोट लग गई। ये हील मैंने सेल में खरीदी थी, लेकिन अब देखो क्या हाल हो गया। आखिर मैं वापस चैम्बर कैसे जाऊं। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। तभी अचानक उसे एक बहुत बड़ा गार्डन दिखता है। ये गार्डन अचानक कहां से आ गया, और इतना बड़ा भी, वह सोचती है। तभी उसे कोई दिखता है। वो इनवैंग था। इनवैंग पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो। जिनियन सोचती है, ये रो क्यों रहा है, क्या मैंने इसे परेशान कर दिया। वह हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहां मिल जाओगे। कितनी इत्तेफाक की बात है, मैं तो बस लंच करने जा रही थी। अचानक उसके पैरों के पास एक मॉन्स्टर आता है। इनवैंग चिल्लाता है, जल्दी हट जाओ जिनियन, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। जिनियन सोचती है, ये क्या हो रहा है, मैं यहां कैसे आ गई, ये बदबू कैसी है। तभी यमरा वहां पहुंचता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को काटकर जिनियन को बचा लेता है। वह कहता है, तुम कितनी लापरवाह हो। जिनियन की गर्दन पर चोट लगी थी। वह होश में आती है और खुद को किसी और जगह पाती है। मैं यहां कैसे आई? 1 मिनट पहले तो मैं हेल में थी। मुझे याद है, इनवैंग था और मैं किसी फ्लावर गार्डन में थी। अब यहां कोई है जिससे मैं पूछ सकूं। तभी उसे कुछ लोग दिखते हैं। वह आवाज लगाती है, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं देता। जब वह फिर से पुकारती है, तभी उसकी आंख खुल जाती है। क्या मैं सपना देख रही थी? ये खुशबू कहां से आ रही है? तभी कोई कहता है, तो तुम जाग गई। बताओ, अब कैसा महसूस कर रही हो? लगता है तुम्हारा फीवर चला गया। मल्स हमसे जल्दी हील हो जाते हैं। जिनियन पूछती है, लेकिन तुम हो कौन? वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, अरे हाँ, तुम तो मुझे नहीं जानती। तभी इनवैंग अंदर आता है और कहता है, तुम उठ गई जिनियन, मिलो इससे। यह है गुरु यामयांग। यह हमारी हेल की मेडिसिन गॉडेस है, यानी डॉक्टर की तरह काम करती है। गुरु मुस्कुराकर कहती है, तुम मुझे बस गुरु कह सकती हो। तुम्हारा नाम जिनियन है ना? जिनियन कहती है, हाँ, और तुम मुझे जिनियन बुला सकती हो। गुरु कहती है, मैं पहली बार किसी इंसान से बात कर रही हूं। मुझे तुम लोगों में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मैं कभी मिल नहीं पाई। मैं रोज डेड सोल्स को देखती हूं। तुम्हें नहीं पता मुझे इनवैंग से कितनी जलन होती है। जिनियन सोचती है, यहां के सब लोग कितने अलग हैं। यमरा कितना रूखा है, लेकिन ये दोनों कितने फ्रेंडली हैं। एक बात तो तय है, ये इंसान नहीं है। गुरु कहती है, यहां कोई लड़की नहीं है जिससे मैं घूम सकूं। क्या तुम्हें ठीक लगेगा अगर हम दोस्त बन जाएं? जिनियन मुस्कुराकर कहती है, ऑफ कोर्स गुरु, आज से हम दोनों दोस्त हैं। अचानक जिनियन की तबीयत फिर बिगड़ जाती है। इनवैंग कहता है,
अब भी तुम्हारे अंदर डीमन का जहर है, इसलिए आराम करो। गुरु सिर हिलाते हुए कहती है, सही कहा, तुम मौत के बहुत करीब पहुंच गई थी। जिनियन कहती है, मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था। इनवैंग बताता है, तुम्हें चोट लगने के बाद तुम बेहोश हो गई थी। कुछ भूखे डीमंस अपने गुफा से भागकर फ्लावर गार्डन में छुप गए थे। वो इतने भूखे थे कि अपने ही साथी को भी खा सकते थे। वो देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वो खून की गंध से आकर्षित होते हैं। जिनियन सोचती है, ओह, शायद इसलिए उस डीमन ने मुझे पकड़ लिया। मेरे पैर से खून निकल रहा था। गुरु कहती है, अगर थोड़ा और वक्त होता तो तुम और बुरी तरह घायल हो जाती। जिनियन कहती है, माफ करना, मैं रास्ता भटक गई थी और मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इतनी खतरनाक जगह में पहुंच गई। तुम्हारा शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। इनवैंग मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। खैर, मैं कुछ हेल फ्लावर्स लेने जा रहा हूं। जिनियन जिज्ञासापूर्वक पूछती है, गुरु, ये हेल फ्लावर क्या है? गुरु मुस्कुराकर कहती हैं, वही फूल जिन पर तुम गिरी थी। वो सिर्फ हेल में उगते हैं। अगर भगवान की बात करें तो शायद उनके लिए वो फूल बेकार हों, लेकिन हमारे लिए वो बहुत मायने रखते हैं। लेकिन वो फ्लावर इंसानी इंजरीज को हील कर सकते हैं। जिनियन कहती है, मैं समझ गई, लेकिन वो भूखा डीमन उस गार्डन में क्यों छुपा हुआ था? गुरु कहती है, एक मल होने की वजह से तुम्हें नहीं पता है, लेकिन उन फूलों से इंसानों के खून की खुशबू आती है। जब वो पूरी तरह से खिल जाते हैं तो उनके अंदर से ही खुशबू आती है। वो फ्लावर इंसानों की जान बचाते हैं, लेकिन उनको एक इंसान की तरह भी देखा जाता है। अगर इनवैंग की बात करें तो दुनिया में किसी चीज से भी ज्यादा इनवैंग उन फ्लावर से प्यार करता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख भी उसी को होता है। वह सच में बहुत ज्यादा अकेला भगवान है। जिनियन सोचती है, क्या इनवैंग लोनली है? लेकिन वो दिखता तो बिल्कुल ऐसा नहीं। वो तो हमेशा खुश रहता है। गुरु कहती है, तुम यही सोच रही हो ना कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता? खैर, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना था। बहुत लंबे समय पहले की बात है, जब हेल को बनाया गया था और ग्रीम रिपर्स अक्सर अर्थ पर जाया करते थे। ग्रीम रिपर इनवैंग मल्स को पसंद करता था। उसे उन लोगों से एक अलग ही लगाव था। अंत में इनवैंग ने एक बहुत बड़ा हेवनली लॉ तोड़ दिया और उसने एक इंसान से प्यार कर लिया। इस वजह से एम्परर बहुत गुस्सा हो गए थे और लॉ तोड़ने की वजह से उन्होंने उसे दिव्य दंड, डिवाइन पनिशमेंट दी। इनवैंग के लवर को मौत के बाद हेल फ्लावर की सजा सुनाई गई। एक ऐसा फूल जिससे बहुत बदबू आती थी। दुनिया में रहने के बजाय उसे अनंत काल तक हेल में रहना पड़ा। और रही बात इनवैंग की, तो उसकी सजा यही बनी कि उसे उस गार्डन के फूलों की देखभाल करनी होगी। वो मर्त्य इंसान उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी ही वजह से मर भी गई। ये सब सुनने के बाद जिनियन कहती है, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था। क्या इसी वजह से उसने मेरी जान बचाई? जब वो वापस आएगा तो मैं उसे ठीक से थैंक यू कहूंगी। गुरु कहती है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? योमरा थे वो जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। जिनियन कहती है, नो वे, क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। तभी अचानक उसे याद आता है, जब वो बेहोश थी तो यमरा ने उससे कहा था, तुम कितनी लापरवाह हो, मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी नजरें भी नहीं हटा सकता। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, इसलिए चलो वापस चलते हैं, मिस आर्किविस्ट। ये सब याद करके जिनियन शर्मा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, मुझे लगता है अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है, तो उन्हें थैंक यू कहना मत भूलना। जिनियन कहती है, ठीक है, मैं उन्हें थैंक यू कह दूंगी। गुरु कहती है, तुम्हारे उठने से थोड़ी देर पहले ही वो रूम से गया था। उसने ही तुम्हारा इलाज किया था और हेल में तुम पहली ऐसी इंसान हो जो घायल हुई है। फिर सीन बदलता है। जब जिनियन बेहोश थी तब यमरा कहता है, उठ क्यों नहीं रही? क्या ये ठीक नहीं हुई? गुरु बताती है कि वो 24 घंटे तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए थे और कहीं नहीं गए। अगर वो जल्दी से तुम्हें बचाने नहीं आते तो तुम्हारी मौत हो सकती थी। कुछ देर बाद यमरा रूम के बाहर खड़ा होता है, फिर अंदर जाकर देखता है कि उसका रूम चमक रहा है। वो कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है? जिनियन कहती है, हेलो मिस्टर बॉस, मैंने सुना कि ये आपका रूम है, इसलिए मैं सफाई करने लगी। यमरा कहता है, तुम्हारी दिक्कत क्या है? और क्या कहा तुमने मिस्टर बॉस? क्या तुम भूल गई कि गुरु यामयांग ने कहा था तुम्हें रेस्ट करना है? जिनियन कहती है, ये मेरा तरीका था आपको थैंक यू कहने का। यमरा कहता है, तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। सर्वेंट्स हैं जो मेरे चैम्बर की सफाई कर देंगे। चुपचाप आराम करो, नहीं तो तुम यामयांग को परेशान कर दोगी। जिनियन मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे ये सब एक्टिंग है ना? आप मेरे साथ सख्त रहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरी फिक्र कर रहे हैं। माफ कीजिए कि मैंने आपकी मुश्किलें बढ़ा दी, और थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। यमरा कहता है, तुम्हें समझना सच में मुश्किल है। एक पल में तुम गुस्सा करती हो, अगले पल रोती हो और फिर हंसने लगती हो।
तुम रूम से ऐसे चली गई थी जैसे दोबारा मुझे देखना नहीं चाहती। फिर अपनी गलती मानी, माफी मांगी। सच में तुम मेरे लिए किसी मिस्ट्री जैसी हो। उसकी मुस्कुराहट देखकर जिनियन के दिल में घंटियां बजने लगती हैं। अगला सीन जिनियन के घर का है। वो सो रही होती है और सपना देखने लगती है कि वो एक बड़े घास के मैदान में है। वो सोचती है, क्या मैं सपना देख रही हूं? हाँ शायद, क्योंकि मुझे दर्द नहीं हो रहा। तभी उसे वही लड़का और लड़की दिखाई देते हैं जिन्हें उसने पहले भी सपने में देखा था। वो आवाज लगाती है, हे एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? लेकिन वो जवाब नहीं देते। तभी अचानक वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है और वो कोई और नहीं बल्कि यमरा होता है। अचानक जिनियन की आंख खुल जाती है और वो सोचती है, ये क्या था? पक्की बात है, वो यमरा ही था। अगले सीन में वो मेट्रो में होती है और सोचती है, मैं कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही हूं। हर रोज मुझे एक ही सपना आता है। जिस आदमी को मैं सपने में देखती थी वो कोई और नहीं बल्कि यमरा है। आखिर वो मुझे सपनों में क्यों दिख रहा है? क्या काम पर इतना वक्त बिताना काफी नहीं था? खैर, अगर उसका इतना सुंदर चेहरा है तो कुछ देर देखना गलत भी नहीं। लेकिन वो रोज सपने में क्यों आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी स्माइल देखकर मुझे उस पर क्रश आ गया है? शायद इसी वजह से मैं उसे सपनों में देख रही हूँ। उठ जाओ जिनियन, क्या कर रही हो? ऐसी जगह पर रोमांटिक होना बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट सीन में बाकी ग्रीम रिपर्स को दिखाया जाता है जो अपने काम में लगे हैं। गुरु यमरा से कुछ काम पर चर्चा कर रही होती है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और जिनियन आती है। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। गुरु कहती है, अच्छा तो तुम आ गई जिनियन। लेकिन जिनियन के नजरिए से कुछ और ही चल रहा होता है। गुरु कहती है, तो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ इस बारे में। यमरा कहता है, ठीक है। ये देखकर जिनियन उदास हो जाती है और सोचती है, उसकी दुनिया मेरी दुनिया से अलग है। मेरे साथ यही दिक्कत है। कोई थोड़ा अच्छा होता है तो मैं उसी के प्यार में पड़ जाती हूँ। ज्यादातर ऐसा ही हुआ है। उन्होंने मुझे खिलौना समझा और मेरे इमोशन से खेला। मैं जानती थी, फिर भी ना नहीं कहा क्योंकि अच्छा लगता था जब वो परवाह करते थे। मुझे हमेशा ये झूठी उम्मीद रहती है कि मैं किसी के लिए खास हूं। लेकिन सच में ये आदमी तो बहुत बेकार है। कुछ ही वक्त से जानती हूं, ये मेरा बॉस भी है। हमारी दुनियाएं अलग हैं, उम्र भी। शायद अब मुझे इस पर से गिव अप कर देना चाहिए। तभी यमरा कहता है, चन मैंग ने तुम्हें पर्सनली रिकमेंड किया था। मुझे लगा था तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन इतने में ही थक गई। जिनियन कहती है, योर मैजेस्टी, दरअसल बात यह है। यमरा बीच में ही बोलता है, सिर्फ आज की नहीं, मैं आजकल देख रहा हूं तुम अपने काम को लेकर बहुत अनप्रोफेशनल हो गई हो। सीट पर बैठकर खो जाती हो, आवाज देने पर सुनती नहीं, जितनी ड्रिंक पीती हो उससे ज्यादा तो कपड़ों पर गिरा देती हो। चन मैंग कहता है, मुझे यकीन है जिनियन के पास अच्छे कारण होंगे। यमरा कहता है, तो बताओ मिस आर्किविस्ट, आज तुम्हारे कौन से कारण थे? जिनियन सोचती है, अब मैं क्या कहूं? क्या ये कहूं कि मैं बस इसके बारे में सोच रही थी और भूतों की तरह भटक रही थी? फिर कहती है, माफ कीजिए, उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। यमरा ठंडे स्वर में कहता है, बस इतना ही? यही वजह थी कि मैं पहले भी तुम्हें यहां नहीं चाहता था। मल्स के लिए वादे कोई मायने नहीं रखते और बॉस जो भी काम दें वो लापरवाही से टाल देते हैं। वो उसे बहुत कुछ सुनाने लगता है। तभी जिनियन अचानक चिल्लाकर कहती है, ओ हेलो, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। आखिर तुम इतने क्यूट क्यों हो कि हर वक्त मेरे ख्यालों में आते रहते हो? तुम्हारी वजह से मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कता है कि मैं काम पर ध्यान नहीं दे पाती। आखिर तुमने मेरा दिल क्यों चुराया? और तुम गुरु यामियांग के साथ इतने अच्छे क्यों हो रहे थे? तुम मेरे ख्यालों के साथ खेल रहे हो। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया। सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। गुरु मुस्कुरा रही होती है और जिनियन सोचती है, गई भैंस पानी में, अब तो मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए। फिर हम जिनियन को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी और गुरु उसे छिपकर देख रही थी। जिनियन परेशान होकर पूछती है, गुरु, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? गुरु मुस्कुराकर कहती है, तुम बिजी तो नहीं हो? चलो साथ में बैठकर चाय पीते हैं। दोनों साथ बैठते हैं और गुरु कहती है, तुम जानती हो जिन, तुम बहुत ज्यादा पैडस हो। तुमने तो सबके सामने अपने दिल की बात खोलकर बता दी कि तुम बस उसके बारे में सोचती रहती हो और रातों को सो भी नहीं पाती। जिनियन सोचती है कि क्या ये मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। तभी गुरु पूछती है, तो जिनियन, क्या तुम्हें किंग यमरा पसंद है? तुम उनसे प्यार करती हो? तुम्हें उनमें कौन सी बात पसंद है? जिनियन को लगता है जैसे वह किसी टीनेजर की तरह बर्ताव कर रही हो जो अपनी दोस्त की डेट की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। गुरु आगे कहती है, तो किंग यमरा तुम्हारा पहला प्यार है या पहले भी कोई था? तभी जिनियन को जिहन की याद आने लगती है। गुरु तुरंत कहती है, माफ करना, लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं तुम्हारे दिल को दुखाना नहीं चाहती थी। दरअसल मैं हेल में बहुत समय से रह रही हूँ, लेकिन मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है। किंग यमरा और बाकी ग्रीम रिपर्स मेरे साथ नाइस तो रहते हैं लेकिन बहुत बिजी रहते हैं।
इसलिए जब तुम यहाँ आई तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। मैं बहुत अकेली हूँ। जिनियन मुस्कुराते हुए कहती है, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम्हारी बातों के बारे में सोच रही थी। वह मन में सोचती है कि गुरु सच में बहुत लोनली है, जैसे कोई प्यारा सा पप्पी। गॉडेस होने के बावजूद उसके कोई दोस्त नहीं। वह और किंग यमरा बहुत क्लोज लगते हैं। जाहिर है क्योंकि वे सालों से साथ काम कर रहे हैं। शायद मेरे सपने में जो किंग यमरा दिखाई देते हैं, उनके साथ जो लड़की थी वो यही हो। वैसे उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बहुत प्यारी है। मुझे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करनी चाहिए। गुरु मुस्कुराकर कहती है, मुझे माफ करना। जब तुमने अपने दिल की बात कही थी, मैं बहुत खुश हो गई थी। शायद किसी दिन मैं भी अपनी फीलिंग्स इस तरह खुलकर बता पाऊं। जिनियन चौंक कर पूछती है, रुको, क्या तुम वही औरत हो जो मेरे सपने में उस आदमी के साथ थी? फिर वह सब कुछ बता देती है। गुरु हंसते हुए कहती है, हाँ, मैं और किंग यमरा क्लोज हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बहुत समय से साथ काम कर रहे हैं। बाकी ग्रीम रिपर्स भी उनके लिए अपनी जान दे सकते हैं। मैं बस उनकी एक सर्वेंट हूं। प्यार की बात भूल जाओ, मैंने तो उनकी मुश्किलें बढ़ाई हैं। फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो जिनियन। जिनियन हंसते हुए कहती है, प्लीज हंसना बंद करो, अब तो मुझे शर्म आ रही है। गुरु कहती है, अच्छा, तो तुम उस सपने की वजह से इतनी डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी? जिनियन कहती है, हाँ, काफी समय से मुझे यह सपना आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पिछले दिन मैंने जो लड़का देखा था वो बिल्कुल किंग यमरा जैसा था, बस जवान। गुरु सोचती है, शायद तुम्हारे सपने में जो दिख रहा है वो किंग यमरा ही है, लेकिन उनके पुराने रूप में। शायद जब किंग यमरा ने तुम्हें ट्रीट किया था तब उनकी थोड़ी एनर्जी तुम्हारे अंदर रह गई, इसी वजह से तुम्हें उनके सपने आते हैं। वह सोचती है कि यह बात जिनियन को नहीं बतानी चाहिए और कहती है, सब ठीक है, तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। जिनियन मन ही मन सोचती है, मेरे सपने में जो था वह सच में किंग यमरा ही था। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी और उसकी बाहों में जो औरत थी वह बहुत खुशनसीब होगी। तभी यमरा अचानक कमरे में आता है और पूछता है, किसकी बात चल रही है? जिनियन घबराकर कहती है, और किसकी? जाहिर सी बात है, जी वैंग की। यमरा गंभीर होकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर नहीं जाना? जिनियन जवाब देती है, गुरु ने मुझे टी के लिए बुलाया था, बस थोड़ी बातचीत कर रही थी। यमरा कहता है, देर हो गई है, अब घर जाओ। अपने दिमाग के घोड़ों को ज्यादा मत दौड़ाओ। जिनियन गुस्से से सोचती है, दिमाग के घोड़े? ये क्या बात हुई? वह गुरु से कहती है, ठीक है गुरु, अब मैं चलती हूं। लेकिन फिर नोटिस करती है कि गुरु किसी को देखकर ब्लश कर रही थी। वह सोचती है, रुको, ये प्यार भरी नजरें यमरा के लिए नहीं हैं तो किसके लिए? और देखती है कि गुरु की नजरें जीवैंग पर हैं। वह सोचती है, अरे, ये तो पक्का प्यार में पड़ी है। नेक्स्ट सीन में जिनियन एक सुपरमार्केट में दिखती है। वह रिंग्स देखकर सोचती है, आज मुझे कुछ एनर्जी चाहिए। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हेलो जिनियन, कैसी हो? वह मुड़कर देखती है, अरे, ये तो मिस कांग हैं, मेरे पुराने ऑफिस से। मिस कांग कहती हैं, तुमने कहा था तुम यहीं रहती हो? मैं भी पास में शिफ्ट हुई हूं। आजकल क्या कर रही हो? जब से कंपनी छोड़ी तुम्हें देखा ही नहीं। जिनियन जवाब देती है, हाँ, मुझे नई जॉब मिल गई है। मिस कांग कहती हैं, अच्छा है, क्योंकि कंपनी में अब नई लड़की बहुत लापरवाह है। और सुनो, मिस्टर हान जीहन भी जॉब छोड़ रहे हैं। जिनियन हैरान होकर पूछती है, क्या जीहन काम छोड़ रहा है? मिस कांग कहती हैं, हाँ, शायद उसे नया काम मिल गया है, वो आजकल ऑफिस नहीं आ रहा। जिनियन सोचती है, अच्छा है, वो अब अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता है। जब से हमारा ब्रेकअप हुआ मैंने उसके बारे में नहीं सोचा था। उस रात मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन अब सोचती हूँ वो हमेशा अच्छा इंसान था। अगर अब उसे एक अच्छी जगह मिल गई है तो मैं उसके लिए खुश हूँ। मिस कांग पूछती है, क्या तुम बियर खरीद रही हो? यह वाली लो, बहुत टेस्टी है। जिनियन मुस्कुराती है, महंगी है, लेकिन आज अपने लिए ले ही लेती हूँ। और मन ही मन सोचती है, शायद अब मैं अपने बारे में भी सोच सकती हूँ। आखिरकार हेल भी इतना बुरा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जिनियन घर आती है और मजे से ड्रिंक पीती है। अगले सीन में उसका ऑफिस दिखाया जाता है, जहां वह सोच रही होती है कि वैसे यहां काम करना बुरा तो नहीं है, लेकिन हर हफ्ते उसे समरी लिखनी पड़ती है और उसे नोटबुक में उतारना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आखिर वह इस रिपोर्ट में क्या लिखे। उसका दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि उसकी मदद के लिए कोई सुपरवाइजर या डायरेक्शन नहीं था। इस बारे में उसने चंग मैंग से भी पूछा था, लेकिन उसने कहा था कि हमें बस तुम्हारा ईमानदार नजरिया चाहिए। यहां आने के बाद जिनियन को कई चीजें पता चलीं। पहली कि हेल, नरक, सच में मौजूद है। दूसरी कि ग्रिम रीपर्स भी असली हैं। और तीसरी कि किंग योमरा भी रियल हैं। तभी वह खुद को रोकते हुए सोचती है, रुक जाओ जिनियन, तुम किस रास्ते पर जा रही हो?
तभी चंग मैंग उसके पास आता है और कहता है, जिनियन, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए हनी टी लेकर आया हूं। मुझे लगा शायद इससे तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। वैसे तुम्हारे गले की चोट कैसी है? जिनियन कहती है, गुरु ने जो दवा बनाई थी उस हेल फ्लावर से बहुत फायदा हुआ। चोट अब पूरी तरह ठीक है, कोई निशान भी नहीं बचा। फिर वह पूछती है, वैसे चंग मैंग, उस दिन किंग योमरा ने मुझे कैसे ढूंढ लिया था? चंग मैंग जवाब देता है, जब तुम गुस्से में चली गई थी और काफी देर तक वापस नहीं आई तो वो खुद तुम्हें ढूंढने निकल गए थे। फिर वो उस गार्डन में पहुंचे और तुम्हें बचा लिया। शायद तुम दोनों का कोई खास कनेक्शन है। जिनियन झुंझलाकर कहती है, मैंने कहा था ना, इस बात को दोबारा मत छेड़ना। चंग मैंग मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि तुम्हें डेटिंग एडवाइस दे सकूं, लेकिन अगर काम से जुड़ी कोई बात है तो बिना झिझक मुझसे पूछ सकती हो। जिनियन कहती है, हाँ, मुझे एक चीज पूछनी थी, क्या हम लैपटॉप ले सकते हैं? नोटबुक में लिखना और फिर उसे कंप्यूटर में टाइप करना बहुत मुश्किल है। वहां इंटरनेट या पावर का कोई सोर्स भी नहीं है, तो मैं इसे ओवरनाइट चार्ज करके रख सकती हूँ। चंग मैंग कहता है, हाँ बिल्कुल ले लो, इसमें क्या दिक्कत है? जिनियन मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम ये दोबारा नहीं पूछोगे क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की है? वह कहता है, नहीं, अगर तुम्हें इसकी जरूरत है तो जरूर ले लो। जिनियन कहती है, मेरी पिछली कंपनी तो मेरी ज्यादातर रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देती थी, इसलिए मैंने पूछा। चंग मैंग मुस्कुराकर कहता है, लगता है तुम्हें वहां बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी होंगी। जिनियन सोचती है, ये सच है, लेकिन एक ग्रिम रीपर से ये सुनना थोड़ा अजीब है। फिर वह पूछती है, वैसे किसी और चीज की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे एक मदद चाहिए। मुझे अभी भी रिपोर्ट लिखने में परेशानी हो रही है। क्या तुम्हारे पास कोई टेम्पलेट है? चंग मैंग कहता है, इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो तुम महसूस करती हो बस वही लिखो। जिनियन कहती है, वही तो, इतनी आजादी मिल रही है कि मैं क्लूलेस हो गई हूं। वह कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अच्छी राइटिंग हमेशा अंदर से आती है। युमरा सोचता है, कितनी अजीब है यह लड़की, इसके मन में जो भी होता है सीधे बोल देती है। मैं इसे डराने की कोशिश कर रहा था, फिर भी इसने मुझे थैंक यू कहा। इसके इमोशंस तो मौसम की तरह बदलते हैं। शायद इसलिए यह मुझे इतना गुस्सा दिलाती है, या फिर इसलिए कि मैं इसे सजा नहीं दे सकता। उसे याद आता है कि चंग मैंग ने कहा था, मास्टर, जिनियन कोई डेड सोल नहीं है, इसलिए हेल के नियमों के अनुसार आप किसी जीवित इंसान को सजा नहीं दे सकते। योमरा सोचता है, आखिर इस अजीब चीज में ऐसा क्या खास है? ये एकदम उस पप्पी की तरह है जो बर्फ देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अगले सीन में ट्रायल शुरू होता है। एक डेड सोल को लाया जाता है जिसका नाम योंगबिन था। दो याचा डीमंस के साथ आने का मतलब था कि वह पहले से ही नरक में भेजे जाने वाला है। अब किंग योमरा यह तय करेंगे कि उसे कहां और कब दंड दिया जाएगा। योमरा कहता है, योंगबिन, मैं देख रहा हूं कि तुम एक लॉयर हो। बताओ, ऐसे कौन से अपराध किए हैं जो तुम्हें यहां लाया गया है? योंगबिन कहता है, मेरे दिमाग में बहुत सी बातें हैं, कहां से शुरू करूं? लेकिन ज्यादातर लोग मुझे एक डेविल कहते थे। हमें दिखाया जाता है कि योंगबिन को गरीबी से बहुत नफरत थी। वह अपने 4 भाई बहनों और माता पिता के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। जब भी खाने की थाली आती थी, सब आपस में लड़ने लगते थे। वह स्कूल की फीस भी नहीं भर पाता था, इसलिए उसे बार बार ऑफिस में बुलाया जाता था। वह गरीबी के दलदल में इतना ढंस चुका था कि वहां से निकलना चाहता था। बहुत मेहनत के बाद उसे लॉ स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन वह समझ गया कि सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं, बिना कनेक्शन के कुछ नहीं होता। एक रास्ता बंद होता तो दूसरा खुल जाता। उसके ग्रेड इतने अच्छे थे कि वह जज या प्रोसिक्यूटर बन सकता था, लेकिन उसने वकील बनना चुना। उसके सीनियर ने उसे एक लॉ फर्म सुझाई थी जहां अच्छा पैसा मिलता था। वह दिन रात काम करता था क्योंकि उसे सफलता चाहिए थी। पहली सैलरी मिलने पर वह अपने परिवार को डिनर पर ले गया। माता पिता खुशी से रो पड़े और भाई बहन खुश हो गए, लेकिन उस मीट का स्वाद उसे महसूस नहीं हुआ। फिर एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला, मेरे बेटे ने एक आदमी को मार दिया है, क्या तुम उसे जेल से निकाल सकते हो? योंगबिन ने केस लिया और किस्मत से पुलिस ने एक गलती कर दी थी जो उसने पकड़ ली। सबूतों की कमी के कारण वह अपराधी छूट गया। केस जीतने पर सबने उसकी तारीफ की, लेकिन तभी पीड़ित की मां ने उसके ऊपर अंडा फेंका और उसे शैतान कहा। लेकिन उसे कोई अफसोस नहीं हुआ। इसके बाद उसने अमीर और भ्रष्ट लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। वह उनके लिए हीरो बन गया था। उसे कोई गिल्ट महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह खुद से कहता था, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। एक दिन उसे एक छोटी लड़की दिखी और उसी दिन से कुछ बदल गया। बाद के सीन में वह अपने बॉस को केस समझा रहा होता है और उसका बॉस कहता है, मुझे पता था, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। योंगबिन मुस्कुराकर कहता है, मैं तो बस अपना नजरिया बता रहा था। वह सोचता है, वो ट्रायल कितना आसान था। मैंने एक आदमी को एक बुरा पिता साबित कर दिया, लेकिन फिर भी वो लड़की सबके सामने मुझे घूर रही थी। उस लड़की की मां ने आत्महत्या कर ली थी। उसके पिता जेल में थे।
इसलिए उसने मुझसे आकर पूछा, सर, क्या आप जानते हैं मेरे डैडी कहाँ गए हैं? अगले सीन में उसका एक कलीग कहता है कि उसे पता है उसकी माँ मर गई, उसके डैड भी उसे छोड़कर चले गए और कोई भी रिश्तेदार उसे अपने पास रखना नहीं चाहता। अब उसे अनाथालय जाना पड़ेगा। मुझे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन क्या किया जा सकता था? उसकी बदकिस्मती थी कि वह उस परिवार में पैदा हुई। अगर ऐसा न होता तो शायद वह भी मेरी तरह बड़े होकर सफलता की ओर सफर कर रही होती। योंगबिन सोचता है कि कई रातें ऐसी थीं जब वह सो नहीं पाया। उस लड़की की आंखें उसके सपनों में आती थीं। वह खुद से पूछता है कि क्या उसे उस लड़की के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन यह भावना अब क्यों आ रही है? उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने वो इमोशन जो उसने बहुत पहले छोड़ दिए थे अब फिर से जागने लगे हैं। शायद उसने पूरी तरह हार नहीं मानी थी। उसके दिल के कोने में अब भी इंसानियत बची थी। उगते सूरज को देखकर उसे लगा कि अभी देर नहीं हुई है, वह फिर से इंसान बन सकता है। अगले दिन उसने पता किया कि वह लड़की कहाँ रहती है और फिर उसने वहां डोनेशन दी। अनाथालय की लेडी ने कहा, आपने इतना ज्यादा दान दिया है, हम आपको कैसे धन्यवाद दें? भगवान आपको आशीर्वाद दें। योंगबिन ने कहा, नहीं, मैं भगवान के आशीर्वाद के लायक नहीं हूं। वह वहां से जा रहा था, तभी एक बच्ची उससे टकराई। उसने झुककर कहा, माफ करना, क्या तुम ठीक हो? तभी एक बच्चा आकर पूछता है, वह कौन थे? तो वह बच्ची कहती है, वह मेरे डैड जैसे लग रहे थे। उस रात योंगबिन पहली बार बिना स्लीपिंग पिल्स के सुकून से सो पाया। उसके बाद वह और ज्यादा डोनेशन करने लगा, इतना कि आखिरकार उसके पास कुछ भी नहीं बचा। वह फिर से एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गया। लोग उसे अच्छा इंसान कहने लगे, लेकिन वह जानता था कि वह एक डेविल है। एक दिन किसी ने उसे चाकू मार दिया। वह औरत चिल्ला रही थी, मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मर गया, तुम एक शैतान हो। तुमने कैसे कह दिया कि वो निर्दोष था? उस अमीर जादे के बेटे ने मेरे बेटे को ड्रग्स देकर मार डाला। योंगबिन सोचता है, ये वही औरत थी, उसी टकून के बेटे द्वारा मारे गए आदमी की मां। अंत में वह उसी के हाथों मारा गया जहां से उसकी कहानी की शुरुआत हुई थी। वह कहता है, मेरे साथ यही होना था, मैं इसी लायक था। तब यमरा ये सब कुछ मिरर में दिखा देता है। जिनियन सोचती है कि एक ऐसी जिंदगी जिसमें अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं, आखिर उसे कैसे जज किया जाए? योंगबिन कहता है, मेरी वजह से बहुत सारे लोगों ने कष्ट झेला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि किंग यमरा, आप मेरा न्याय करें। मैं आपसे सबसे कठोर सजा की गुजारिश करता हूं। यमरा कहता है, यह सच है कि तुमने बहुत अपराध किए हैं, तुम्हारी वजह से कई लोग दुखी हुए हैं। इसीलिए योंगबिन ली, अपनी अगली जिंदगी में तुम एक जानवर के रूप में जन्म लोगे। तुम्हारे ऊपर खुद का कोई नियंत्रण नहीं होगा, तुम्हें नहीं पता होगा कि कब मरना है। जिनियन सोचती है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि नर्क के नियम ऐसे ही हैं। यमरा आगे कहता है, लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दूंगा। जब तुम अपनी उस जिंदगी को जीकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लोगे, तब तुम अपनी इंसानियत पालोगे और अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुन सकोगे। मुझे तुम्हारे अंदर एक खास टैलेंट दिखता है, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष वरदान देता हूं। तुम अपनी किस्मत खुद चुन सकते हो। बताओ, तुम कैसे पैदा होना चाहोगे? एक अमीर आदमी के बेटे के रूप में, या वैसे जैसे तुम हमेशा से बनना चाहते थे? योंगबिन रोते हुए कहता है, मैं फिर से एक लॉयर बनना चाहूंगा, लेकिन इस बार मैं अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अच्छे लोगों की मदद करने में करूंगा। जितनी तकलीफें मैंने दूसरों को दी हैं, अगली बार मैं उनके चेहरे पर मुस्कान लाऊंगा। यमरा कहता है, ठीक है, तुम ऐसा ही करोगे। योंगबिन जाते हुए कहता है, थैंक यू सो मच किंग यमरा। अगले सीन में जिनियन सब कुछ लिख रही होती है। तभी यमरा उससे पूछता है, लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं मिस आर्किविस्ट। बताओ, तुम्हें क्या लगता है नर्क क्यों अस्तित्व में है? जिनियन कहती है, ताकि बुरे लोगों को सजा दी जा सके। यमरा पूछता है, और क्यों सजा दी जानी चाहिए? जिनियन कहती है, ताकि बुरे लोगों को उनके कर्मों का फल मिले और अच्छे लोगों को इनाम। यमरा कहता है, नर्क पश्चाताप करने की जगह है। यहाँ आत्माएं अपने गुनाहों को समझती हैं ताकि अगली बार वही गलतियां न दोहराएं। भले ही इंसान को अपनी पिछली जिंदगी याद न रहती हो, लेकिन आत्मा को याद रहती है। यही कारण है कि नर्क अस्तित्व में है, ताकि आत्माएं खुद का प्रायश्चित कर सकें और उन्हें दोबारा यहां आने की जरूरत न पड़े। जिनियन कहती है, अच्छा, तो पश्चाताप करने से आपको राहत मिलती है? यमरा जवाब देता है, बिल्कुल। हमारा न्याय करने का तरीका अलग है। इंसान अगर खुद को निर्दोष समझता रहेगा तो वह कभी सच्चाई को नहीं समझ पाएगा। जिनियन कहती है, अब मुझे यह जजमेंट समझ आने लगा है। मैंने नर्क को गलत समझ लिया था, इसलिए मेरी रिपोर्ट बकवास लग रही थी। यमरा कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, नर्क पश्चाताप करने की जगह है। जिनियन मुस्कुराकर पूछती है, क्या यह एक कॉम्प्लीमेंट था? यमरा जाते हुए कहता है, नहीं, यह कुछ भी नहीं था। फिर अगले सीन में
यमरा अपने कमरे में बैठा सोच रहा होता है, आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। उस लड़की ने अपने छोटे से दिमाग से इतनी चतुर बात कह दी। वह मुस्कुराता है और सोचता है, वह बस एक शरारती लड़की है, लेकिन जब वह आत्मविश्वास से बात करती है तो मैं मुस्कुरा देता हूं। उसके आने से पहले नर्क बहुत शांत था, अब यहां इतनी ऊर्जा और शोर है जितना पहले कभी नहीं था। मैंने तो बस ओकवांग के कहने पर उसे काम पर रखा था, लेकिन शायद उस आदमी के कुछ और इरादे हैं। वह सोचता है, आखिर ओकवांग ने किसी आर्किविस्ट को हायर करने के लिए क्यों कहा, चंगमैन ने उसे क्यों चुना। अगले सीन में जिनियन और बाकी लोग उसके पास आते हैं। यमरा पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। जिनियन कहती है, कुछ नहीं, मैं बस स्नैक्स लेकर आई थी, देखिए मैं बहुत यम्मी कपकेक लाई हूं। चंगमैन हंसकर कहता है, जिनियन के आने के बाद से यहाँ का माहौल काफी मजेदार हो गया है। यमरा गुस्से में कहता है, हाँ, बहुत ज्यादा शोर भी। जिनियन कहती है, बॉस, अगर कपकेक नहीं चाहिए तो मैं मैकरॉन्स भी दे सकती हूँ। यमरा सोचता है, इसकी ये साइड मुझे बहुत इरिटेट करती है, जैसे मेरे अंदर कोई कांटा चुभ रहा हो। फिर वह खुद से कहता है, ये सब बेकार है। जिनियन अपने ऑफिस में बैठी सोचती है, यहाँ पैसे अच्छे मिलते हैं, कलीग्स भी अच्छे हैं और कंपनी मेरी हर जरूरत पूरी करती है, लेकिन अफसोस यहाँ कोई ब्रेक रूम नहीं है। वह सोचती है, मुझे ये थकावट कैफीन से मिटानी होगी। इंस्टेंट कॉफी अच्छी नहीं लगती, आखिर 21वीं सदी में मैं बिना कॉफी के कैसे काम करूंगी। वह कैफे से कॉफी खरीदकर थोड़ी वॉक पर निकलती है। तभी उसे एहसास होता है कि यमरा उसे घूर रहा है। वह पूछती है, सर, आप मुझे क्यों देख रहे हैं। यमरा कहता है, मल्स हर वक्त ये जहर क्यों पीते रहते हैं। मैं उस काले तरल की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे कप में है। जिनियन हंसकर कहती है, अरे ये जहर नहीं, कॉफी है। वह मेड से कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे छोटा स्पून और कप मिल सकता है। वह मेड कहती है, अच्छा तो ऐसे बोलो ना, और एक बड़ा डरावना सा कप लेकर आती है। जिनियन सोचती है, इस कप में तो कॉफी सच में जहर जैसी लग रही है। वह मुस्कुराकर कहती है, लाई बॉस, आप इस बारे में क्यूरियस थे ना। यमरा कप उठाता है, तो ये कॉफी है। जिनियन कहती है, हाँ, हम तो इसे रोज पानी की तरह पीते हैं। अगले ही पल यमरा उसे मुंह से थूक देता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की। इसका स्वाद इतना खराब है कि ये जरूर जहर होगा। जिनियन हंसते हुए कहती है, मैंने कहा ना बॉस, ये जहर नहीं है, बस इसका टेस्ट ही ऐसा होता है।